अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MCQs रिवर। और बांग्लादेश की जो इस वक्त सूरत हाल है, आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारे क्राइसिस आए हुए हैं। वो क्या सिचुएशन है वहाँ की, तमाम चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। रीसेंट करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है ऑन 5 अगस्त 2024। आज 2024 का ये साल है और अगस्त की जो 5 तारीख है, आर्मी चीफ हैज़ टेकन ओवर द कंट्रोल ऑफ द कंट्री राइट आफ्टर हर रेजिग्नेशन। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों इस्तीफ़ा दिया है, क्या सूरत हाल है, बांग्लादेश में इस वक्त क्या क्राइसिस चल रहे हैं। मोस्टली आपने कुछ चीज़ें सुन रखी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं सुनी होंगी। तो ये तमाम सिचुएशन किस बारे में है, आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि वहाँ के आर्मी चीफ़ कौन है, वहाँ के आर्मी चीफ़ का नाम क्या है और शेख हसीना वाजिद ने क्यों इस्तीफ़ा दिया है, क्यों छोड़ दिया है उन्होंने ये ओहदा जो पिछले 15 साल से उनके पास था। पिछले 15 साल से वो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, और आज उन्होंने जो है वो फाइनली इस्तीफ़ा दे दिया है। और वो कहाँ चली गई है, ऑब्वियसली वो बांग्लादेश में मौजूद नहीं है, तो वो कहाँ चली गई हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑल अबाउट दिस इन दिस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप CCE स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो शेख हसीना वाजिद के साथ क्या हुआ है, सिचुएशन क्या है, इससे नोटेबल और रिलेटेड पॉइंट्स मेरे पास आपके लिए मौजूद हैं, जो बहुत नोटेबल हैं और रिलेटेड हैं इस सिनेरियो से। बांग्लादेश रिजर्व्स अ ह्यूज कोटा फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अब ये फ्रीडम फाइटर्स का ये कौन सा टर्म है, जो फ्रीडम फाइटर्स का जो मैंने टर्म यहाँ पे यूज़ किया है, होपफुली आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, बट मोस्टली लोगों को जो है ये टर्म नहीं पता होगा। बांग्लादेश में ह्यूज कोटा रखा जाता है ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए। ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर्स जो है वो कौन सी टर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर बांग्लादेश में दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, फ्रीडम फाइटर्स और रज़ाकार। फ्रीडम फाइटर्स वो लोग हैं जिन्होंने 1971 की जंग के दौरान, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही कंट्री माने जाते थे, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तब जिन लोगों ने उस वक्त मुआवनत की थी गवर्नमेंट की और फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बने थे, उनको कहा जाता है फ्रीडम फाइटर्स। जबकि रज़ाकार वो लोग हैं जिन्होंने इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने थे, बल्कि वहाँ से उन्होंने हेल्प की थी वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि अभी का जो पाकिस्तान है, वहाँ के लोगों की हेल्प की थी, या आर्मी की हेल्प की थी, या यहाँ के पुलिस की हेल्प की थी। किसी भी तरीके से अगर उन्होंने यहाँ की हेल्प की थी तो उनको कहा जाता है रज़ाकार। तो वहाँ पर दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, फ्रीडम फाइटर्स और रज़ाकार। तो रज़ाकार जो है वहाँ पर उनको अच्छा नहीं समझा जाता है, या वहाँ पर रज़ाकार जो हैं वो उनकी वो वैल्यू नहीं है जो फ्रीडम फाइटर्स की वैल्यू है। और इसीलिए फ्रीडम फाइटर्स का जो कोटा है वहाँ पर रखा गया है वो बहुत ज़्यादा है, ह्यूज कोटा है। ठीक है, तो रज़ाकार जो हैं ये इन लोगों को वहाँ पर इतनी अच्छी वैल्यू नहीं दी जाती है, जबकि इन्होंने इनके मुताबिक, वहाँ बांग्लादेश हुकूमत के मुताबिक, ये लोग इस सेपरेशन के हक़ में नहीं थे, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के हक़ में नहीं थे। तो इन अदर वर्ड्स रज़ाकार जो हैं वो आप समझ लें कि वो सेपरेशन के हक़ में नहीं थे, बांग्लादेश बनने के हक़ में नहीं थे, और फ्रीडम फाइटर्स आर दोस्त जो बांग्लादेश बनने के हक़ में थे। ठीक है, जो चाहते थे कि बांग्लादेश बने। सो द नोटेबल एंड रिलेटेड पॉइंट्स, बांग्लादेश में इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ठीक है, और एक बड़ा कोटा इनके लिए रखा जाता है। बांग्लादेश, आपको पता है कि मैंने अभी डिस्कस किया कि पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था अंटिल 1971, और उसके बाद जो भी जंग हुई तो बांग्लादेश जो है वो सेपरेट हो गया, और वेस्ट पाकिस्तान वही है जिसमें आज हम रहते हैं, और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से सेपरेट हो गया। तो 1972 से ये कोटा सिस्टम स्टार्ट हुआ है, और गवर्नमेंट इसको हाईली इम्पॉर्टेंस देती है। इस कोटे को बहुत इम्पॉर्टेंस दी जाती है कि फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट इसी में है कि उनके बच्चों को जॉब्स में कोटा फराहम किया जाए। 30% कोटा 1972 में फ़िक्स कर दिया गया था फ्रीडम फाइटर्स के अपने लिए, कि अगर उनको जॉब्स चाहिए गवर्नमेंट की तो 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स के लिए फ़िक्स किया गया था 1972 में। ये नोटेबल ईयर है आपके लिए। 1972 में ये कोटा सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए था, और कितना था, 30% कोटा था।
अच्छा, आगे हम चलते हैं तो 1997 तक अगर हम पहुंचते हैं तो ये कोटा एक्सटेंड कर दिया गया फ्रीडम फाइटर्स की औलाद के लिए, उनके बच्चों के लिए, ठीक है। 1972 में सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स, 97 में आगे बढ़ते हैं तो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे भी उन जॉब्स पे हक रखते थे, ठीक है। उनके लिए कोटा जो था वो एक्सटेंड कर दिया गया। 2010 में जाकर ऑब्वियसली फ्रीडम फाइटर्स तो काफ़ी जो थे इंतकाल कर चुके थे, तो उनके बच्चों के लिए भी ये कोटा जो था वो रिज़र्व कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। इन द एंड आगे जाकर नौबत ये पहुंच जाती है कि कोटा वॉज एक्सटेंडेड टू 56%, यानी कि 56% कोटा फ्रीडम फाइटर्स का, और सिर्फ 44%, जस्ट कैन यू जस्ट इमेजिन कि 44% कोटा मेरिट के लिए रखा गया था, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी इसने एक सेंस ऑफ इनजस्टिस स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स के अंदर। अगर आप बांग्लादेश की मिसाल लें तो बांग्लादेश में हर साल, ठीक है, 4 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं 3000 सिविल सर्विसेज के लिए थ्रू बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। वैसे ही जैसे आपके पास पाकिस्तान में सिविल सुपीरियर सर्विसेज है, CSS है, इस तरीके से बांग्लादेश में BPSC है, और 4 लाख कैंडिडेट्स हर साल अप्लाई करते हैं। तो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है, बुरी हालात है वहाँ पर, और 3000 जॉब्स होती हैं टोटल, ठीक है। अच्छा, इन अक्टूबर 2018 अ सर्कुलर वॉज इशूड के पहली दफ़ा ये कहा गया कि सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास जॉब्स के लिए कोटा सिस्टम जो है वो रिमूव किया जा रहा है। 2018 में ये बात कंफर्म की गई। उसके बाद बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि 2021 में क्या होता है कि 7 ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं फ्रीडम फाइटर्स के, जो ये एप्लीकेशन दायर करते हैं कि कोटा सिस्टम को दोबारा से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, और वो हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन देते हैं। साथ ही साथ जून 2024 में, ठीक है, जून 2024 रीसेंट जो जून गुजरा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स ये आते हैं कि गवर्नमेंट विल रिटेन द फ्रीडम फाइटर कोटा फॉर ऑल द जॉब्स, ठीक है। वही कोटा, वही फ्रीडम फाइटर का कोटा जिसके ख़िलाफ़ सारी मसले थे, इश्यूज़ थे स्टूडेंट्स को, वो अगेन रिवाइव कर दिया गया, रिटेन कर दिया गया। Riots started among the students gathered against discriminations made by the government। जाहिर सी बात है, सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये एक डिस्क्रिमिनेशन ही थी उन लोगों के लिए कि जिनको रज़ाकार कहा जा रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ किसी को फ्रीडम फाइटर कह के जो है वो आप बहुत ज़्यादा कोटा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स की जो है अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो रज़ाकार हैं या जो दूसरे ऑर्डनरी पीपल हैं उनको आप जो है वो बिल्कुल साइड कर रहे हैं, साइड पे लगा रहे हैं। तो इस चीज़ ने स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो, आप कह लें कि प्रोटेस्ट जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो गए। प्रोटेस्टर्स ने जो है वो एहतजाज करना शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में हसीना वाजिद हमें ये कहते हुए नज़र आती हैं कि लोगों को फ्रीडम फाइटर्स से क्या मसला है। इंटरनेट सर्विस वहाँ पर ख़त्म कर दी गई, व्हाट्सएप बंद कर दिया गया, कई सौ स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया। आर्मी, पुलिस, जितने भी लोग थे, ये सबको गवर्नमेंट ने अपने साथ, तमाम इदारों को अपने साथ मिलाया और स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जो है वो खड़े हो गए। इसी के बीच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और हसीना वाजिद की तरफ से काफ़ी इर्रेलेवेंट और इर्रिस्पॉन्सिबल बयानात आना शुरू हो गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी गई बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की तरफ से संडे को, और पुलिस ने जो है वो प्रोटेस्टर्स को, या आप कह लें कि स्टूडेंट्स को, एक ही दिन में 51 स्टूडेंट्स को मार दिया गया। कर्फ्यू और इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई, इम्प्लीमेंट कर दी गई। जनरल तौकीरुज़्ज़मा जो हैं वो वहाँ के आर्मी चीफ़ हैं, बांग्लादेशी आर्मी चीफ़ हैं, जिन्होंने अब इक़्तिदार संभाला है, जिन्होंने अब कंट्रोल संभाला है। उन्होंने लोगों से जो है वो काम रहने की अपील की, उन्होंने लोगों से जो है वो पुरअमन रहने की अपील की। उन्होंने यही कहा कि तमाम सिचुएशन पर जल्द काबू पा लिया जाएगा, आप लोग जो है वो हौसला मत हारें, हिम्मत नहीं हारें, हम बांग्लादेश का जो निज़ाम है, जो बांग्लादेश का जो अमन है वो वापस ज़रूर लेकर आएंगे। उन्होंने लोगों से यही कहा कि आप बिल्कुल भी जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आप, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ सिविल डिसोबीडियंस हो रही हो और स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में जान से जा रहे हों,
उनको मारा जा रहा हो, कत्लेआम किया जा रहा हो, और ये चीज़ इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज, व्हाट्सएप, हर चीज़, हर तरह की सर्विस जो है वो बंद कर दी गई थी। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त कोटेशन है मेरे पास। एडवर्ड एबी ने एक दफ़ा कहा था कि अ पैट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ज़रूरत ये नहीं है कि आप पैट्रियट सिर्फ तब नहीं हैं जब आप अपनी हुकूमत और कंट्री से प्यार करें, बल्कि आप पैट्रियट तब हैं जब आप अपनी कंट्री को एक इनजस्टिस से बचाएं, एक ऐसी गवर्नमेंट से बचाएं कि जो इनजस्टिस कर रही है। अगर कोई अनजस्ट गवर्नमेंट है, अनजस्ट रूलर है, और आपको लगता है कि आपके कंट्री को आपकी ज़रूरत है उसके अगेंस्ट, तो आप खड़े हो जाएं, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी खड़े हो जाएं अगर खड़ा होना पड़े कंट्री की मोहब्बत में, लेकिन कंट्री को जो है वो उससे कभी भी पीछे ना हटें। दिस इज़ द रियल पैट्रियट। लास्ट 36 घंटे कैसे गुजरे हैं बांग्लादेश में? बहुत बुरे गुजरे हैं। लेटेस्ट वेपन्स यूज़ किए गए हैं निहत्थे स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़, ठीक है, डायरेक्ट फायरिंग की गई है स्टूडेंट्स के ऊपर। कई सौ स्टूडेंट्स को मार दिया गया है, कई सौ लोगों को मार दिया गया है, और हसीना वाजिद की मुताबिक ये सारे बागी थे। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है वो यही है कि आर्मी चीफ़ ने एक अल्टीमेटम दिया था हसीना वाजिद को, और उस अल्टीमेटम के मुताबिक उनको इस्तीफ़ा देना था आज की तारीख़ में, और आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और शेख हसीना वाजिद अपनी बहन के हमरा जो हैं वो इंडिया रवाना हो चुकी हैं। शी इज़ प्लानिंग टू गो टू फिनलैंड। बहरहाल स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में सामने आए हैं बांग्लादेश में, और शेख हसीना वाजिद को छुपना पड़ा जाकर इंडिया में, भारत जाके उनको छुपना पड़ा है। एनीवेज़, स्टूडेंट्स अगर चाहें तो एक बहुत बड़ी पावर बन सकते हैं, एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, जिन्होंने 15 साल की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।